हाँ जी, देखिए कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाइगेन्स प्रिंसिपल को, और ये हाइगेन्स प्रिंसिपल के हमने 2-3 पॉइंट्स को स्टडी किया था। सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या था। सबसे पहला पॉइंट है एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट इज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस विच आर कॉल्ड सेकेंडरी सोर्सेज। सबसे पहले आपको कोई भी वेव फ्रंट दिया गया है, उस वेव फ्रंट पर आपको ये कंसीडर करना है कि उसके सारे पॉइंट्स एक नए सोर्स का काम करते हैं, और वो सोर्स क्या क्रिएट करेंगे, नया डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे। और वो डिस्टरबेंस किस फॉर्म में आगे बढ़ेगा, सेकेंडरी वेवलेट्स की फॉर्म में आगे बढ़ेगा। तो बेसिकली इसमें हमने ये पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सोर्स है, वो सोर्स है पॉइंट साइज सोर्स, ये एक पॉइंट सोर्स है। तो इस सोर्स से क्या होगा, वेव्स निकलेंगी, चारों डायरेक्शन के अंदर वेव्स जा रही हैं, और जिस जगह पर सारी वेव्स का फेज सेम होगा उसको बोला जाता है वेव फ्रंट। ये तो हमने स्टडी किया था। सो दिस इज ए वेव फ्रंट। तो यहां से एक वेव निकली जिसमें 2 पाई फेज कंप्लीट हो रहा है, यहां से एक वेव निकली जिसका भी 2 पाई फेज कंप्लीट हो रहा है, इधर से एक वेव गई 2 पाई फेज, इधर से एक वेव गई 2 पाई फेज। तो यहां पर जो आपको पार्टिकल्स दिखाई देंगे, ये सारे पार्टिकल्स का फेज सेम होगा। तो एक ऐसा कॉमन टेंजेंट या लोकस जो सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता है, जो पॉइंट्स कहां पर होते हैं, जो पॉइंट्स सेम फेज में होते हैं, उसको बोला जाता है वेव फ्रंट। एनीवेज वेव फ्रंट तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, अब हम लोग हाइगेन्स प्रिंसिपल को स्टडी कर रहे हैं, तो उसी की बात करते हैं। तो ये एक वेव फ्रंट है। अब आपको इसमें क्या कंसीडर करना है, इसमें ये कंसीडर करना है कि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो एक फ्रेश सोर्स का काम करेंगे। वो फ्रेश सोर्स किसका है, नए डिस्टर्बेंस का। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग पॉइंट्स लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे, लोकेशंस पे। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स लिए। तो ये वेवलेट, ये जो वेव फ्रंट था, इस वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स है वो एक नए सोर्स का काम कर रहे हैं जिनको सेकेंडरी सोर्स बोल रहे हैं। ये सेकेंडरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स कौन सा है, प्राइमरी सोर्स ये था जिससे वेव्स निकल रही थी और वे पहला वेव फ्रंट बना। सो दिस इज द प्राइमरी सोर्स, ये प्राइमरी सोर्स है। और ये वाले जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये सेकेंडरी सोर्स है। अब क्या करना है, ये जो सेकेंडरी सोर्स होंगे ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये नया डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करेंगे, और वो जो नया डिस्टरबेंस होगा उनको बोला जाएगा सेकेंडरी वेवलेट्स। देखो ये सोर्स था, तो इस सोर्स ने क्या किया था, एक वेव फ्रंट को क्रिएट किया था। अब अगर ये भी सोर्स है तो ये भी वेव फ्रंट्स को क्रिएट करेंगे, लेकिन ये वेव फ्रंट इस वेव फ्रंट से छोटे होंगे। तो छोटे होंगे तो इसलिए हम उनको वेवलेट्स बोल रहे हैं। तो यहाँ पर एक डिस्टरबेंस आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये नया वेवलेट, दिस इज द न्यू वेवलेट। तो इस तरह से वेवलेट हमने डिजाइन किए। सो दीज आर द न्यू वेवलेट्स। न्यू वेवलेट मतलब कि ये नए वेव फ्रंट है जो यहाँ से क्रिएट हुए। ये सोर्स है, सोर्स से डिस्टरबेंस फिर आगे बढ़ा, यहाँ से जो डिस्टरबेंस निकला उन सबका फेज सेम है, यहाँ से जो डिस्टरबेंस निकला उन सबका फेज सेम है। तो ये सारे वेवलेट्स हैं। ये जो सर्कल्स जो बना रखे हैं छोटे छोटे, इन सबको क्या बोला जा रहा है, इनको सेकेंडरी वेवलेट्स बोला जा रहा है। अब ये जो सेकेंडरी वेवलेट है, इस पर हम ऐसे पॉइंट ढूंढेंगे जहां पर सारी वेव्स का फेज सेम होगा, सभी पार्टिकल्स सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो इन पार्टिकल्स के ऊपर जब मैं कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, जिसको लोकस बोला जाता है, ये जो कॉमन टेंजेंट या लोकस को ड्रॉ करूंगा, दिस इज कॉल्ड न्यू वेव फ्रंट। तो ये किसकी पोजीशन आ जाएगी, ये आ जाएगी न्यू वेव फ्रंट की पोजीशन। सो दिस इज द न्यू वेव फ्रंट, ये आ गया नया वेव फ्रंट। तो पहले वेव फ्रंट यहाँ था, अब यहाँ से यहाँ आ चुका है, मतलब कि उसका एडवांसमेंट हो रहा है। एडवांसमेंट का मतलब है कि वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। ओके, अब इसके बाद नया वेव फ्रंट बना रहा है। अच्छा, वेव फ्रंट जो है वो अंदर की तरफ भी तो बना सकते हैं, यहाँ पर भी तो कॉमन टेंजेंट आ सकती है जिसको मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी कॉमन टेंजेंट हो सकती है। तो ये वेवलेट तो चारों डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं ना, तो यहां पर आपने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में भी तो कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो हाइगेन्स से जब ये पूछा गया तो उन्होंने एक अपनी ही नई अजम्पशन बना ली जिसको बोला जाता है एड हॉक अजम्पशन। एड हॉक अजम्पशन, उन्होंने बोला कि वेव फ्रंट का एडवांसमेंट सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में वेव फ्रंट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, उन्होंने बोला कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जो वेव्स होती हैं उनका एम्पलीट्यूड ही जीरो होता है, मतलब कि वेव बनी नहीं पीछे की डायरेक्शन में, वेव सिर्फ किस डायरेक्शन में बनेंगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एडवांस होंगी, वो आगे की तरफ जाएंगी। तो आपको कॉमन टेंजेंट कभी भी बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ नहीं करनी,
आपको कॉमन टेंजेंट हमेशा किस डायरेक्शन में ड्रॉ करनी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये इनकी एक एजम्पशन थी। तो इनसे पूछा गया कि कॉमन टेंजेंट पीछे की तरफ क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते, या ये वेव फ्रंट बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों नहीं जा सकता। तो उन्होंने बोला कि बैकवर्ड डायरेक्शन में इनका एम्पलीट्यूड 0 होता है, इन वेव्स का एम्पलीट्यूड ही क्या हो जाता है, 0। फॉरवर्ड डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा आपको। ओके, अब ये नया वेव फ्रंट आ गया। तो ये जो नया वेव फ्रंट है ये फर्स्ट वेव फ्रंट है। अब हम सेकंड वेव फ्रंट बनाना चाहते हैं। सेकंड वेव फ्रंट बनाने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको ये फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा, फिर सेकंड प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि इस पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको क्या मान लीजिए, उन सबको सेकेंडरी सोर्स मान लीजिए। फिर ये सेकेंडरी सोर्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, नया डिस्टरबेंस क्रिएट प्रोड्यूस करेंगे। उस डिस्टरबेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सेकेंडरी वेवलेट से। ये है सेकेंडरी वेवलेट्स। ये सेकेंडरी वेवलेट्स में जो पार्टिकल सेम फेज में होंगे, जिन सबका फेज सेम होगा, उस पर फिर से क्या करेंगे, उस पर फिर से एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो कॉमन टेंजेंट बनेगी, दिस इज द न्यू वेव फ्रंट। ये नए वेव फ्रंट की पोजीशन है और ये सेकंड वेव फ्रंट है। तो पहले वेव फ्रंट इस पोजीशन पे था फर्स्ट, फिर सेकंड पोजीशन ये आई, फिर थर्ड पोजीशन ये आई। तो इस तरह से वेव फ्रंट क्या होता जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एडवांस होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। सो दिस इज द हाइगेन्स प्रिंसिपल। अभी इसी प्रिंसिपल को हमें अप्लाई करना है वेव फ्रंट को आगे बढ़ाने के लिए। रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तब भी इसी प्रिंसिपल को यूज करेंगे, डिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे तब भी यही प्रिंसिपल काम में आएगा। प्रिज्म के थ्रू वेव फ्रंट जाएंगे तो क्या होगा, एक ग्लास से आकर के, कौन से, एक मिरर से आकर के जब वेव फ्रंट टकराएंगे कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर से, तो उन वेव फ्रंट के साथ क्या होगा उसको डिस्कस करते हैं। हाँ जी, तो ये डायग्राम आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं, नहीं तो हम इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। सिंपल करने के लिए हम पूरे पूरे सर्कल नहीं बनाएंगे, मतलब पूरे वेवलेट्स नहीं बनाएंगे। वेवलेट्स को सिर्फ हम आर्क की फॉर्म में दिखाएंगे, एक कर्व की फॉर्म में दिखाएंगे। जैसे कि एक प्लेन वेव फ्रंट की बात करते हैं, ये वेव फ्रंट की इनिशियल पोजीशन है, ये वेव फ्रंट की इनिशियल पोजीशन है। तो हमने इस पोजीशन को लिख दिया ए बी। ये वेव फ्रंट आगे की तरफ जा रहा है, लाइट रेज इस डायरेक्शन में जा रही हैं, और लाइट रेज वेव फ्रंट के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये परपेंडिकुलर लाइट रेज हैं, ये वेव फ्रंट है ए बी। अब इस पर जो भी पॉइंट होंगे वो किसका काम करेंगे, वो एक फ्रेश सोर्स का काम करेंगे। ये फ्रेश सोर्स क्या करेगा, एक नया डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, और वो नया डिस्टरबेंस आगे की तरफ बढ़ेगा। अब नया डिस्टरबेंस आगे की तरफ बढ़ेगा तो आपको वेवलेट दिखाने पड़ेंगे। तो आप इसमें इस तरह से भी डायग्राम बना सकते हैं जिसमें आप पूरे पूरे वेवलेट दिखाएंगे, फिर इन वेवलेट पे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो इस वेव फ्रंट की नई पोजीशन आ जाएगी ए डैश बी डैश। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, पूरे पूरे सर्कल्स भी बना सकते हैं। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आर्क ड्रॉ कर देंगे, सिर्फ सिर्फ क्या ड्रॉ कर देंगे, आर्क ड्रॉ कर देंगे, पूरा सर्कल्स, पूरे वेवलेट्स नहीं दिखाएंगे। क्योंकि डायग्राम्स जो हम आगे यूज करेंगे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में, उसमें पूरे के पूरे वेवलेट्स नहीं बना सकते, सिर्फ आपको आर्क बना करके ये डिसाइड करना पड़ेगा कि नया वेवफ्रंट कहां बनेगा। तो ये जो नए सोर्स हैं, इन नए सोर्स से हम लोग क्या करेंगे, टी टाइम के बाद में ये कहां पर पहुंच जाएगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक आर्क बनाई, दिस इज द आर्क, सेकेंड आर्क, थर्ड आर्क एंड फोर्थ आर्क। अब इस पर क्या करेंगे, इन सारे आर्क पर एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ये है एक कॉमन टेंजेंट, और ये जो कॉमन टेंजेंट है ये नए वेवफ्रंट की पोजीशन को बताएगी आफ्टर टी टाइम। और नेक्स्ट 2t टाइम में ये कहां पहुंच जाएगा, फिर से ये जो वेव फ्रंट है इसके सारे पॉइंट्स किसका काम करेंगे, एक फ्रेश सोर्स का काम करेंगे। तो यहां से हम लोग इस पर फिर से क्या ड्रॉ करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे, और इन ये जो आर्क होंगी, ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स होंगे, इस पे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, फिर से नए वेव फ्रंट की पोजीशन आ जाएगी ए डबल डैश बी डबल डैश। तो ये वेव फ्रंट इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो पूरे वेवलेट डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, पूरा वेवलेट बनेगा तो ऐसा बनेगा, ये पूरा वेवलेट इस तरह से, फिर इसका वेवलेट, फिर इसका वेवलेट, फिर इसका वेवलेट, फिर इन सब पे कॉमन टेंजेंट। तो पूरे पूरे वेवलेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ आर्क से हम लोग काम चला सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये वेव फ्रंट डिजाइन किए जाएंगे। एक डायग्राम और दे रखा है एनसीईआरटी में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्लेन वेव फ्रंट की बजाय एक कर्व वेव फ्रंट भी दिया गया है। ये सोर्स है, पॉइंट सोर्स,
इसमें से ये पहला वेव फ्रंट प्रोड्यूस हुआ। अब नए वेव फ्रंट की पोजीशन बतानी है। ये जो वेव फ्रंट है इसको हम लोग ए बी से लिख रहे हैं। अब इस पर जो भी पॉइंट होंगे वो एक फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस का काम करेंगे, सेकेंडरी सोर्स। ये प्राइमरी सोर्स है और ये कौन से हैं, ये सेकेंडरी सोर्स है। अब इन सेकेंडरी सोर्स से क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे सारे सोर्सेस से, और इन आर्क के ऊपर एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ये जो आर्क हमने ड्रॉ किए हैं, इन आर्क के ऊपर क्या करेंगे, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो कॉमन टेंजेंट आपको दिखाई देगी इन सारी आर्क पे, दैट इज द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट। दिस इज ए डैश बी डैश। तो सोर्स से लाइट रेज ऐसा जाती हैं। These light rays are perpendicular to wave front। तो इस तरह से ये डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहा है। तो ये पहला वेव फ्रंट, ये दूसरा वेव फ्रंट, फिर नेक्स्ट थर्ड वेव फ्रंट, फिर फोर्थ वेव फ्रंट। तो ये लाइट इस तरह से वेव फ्रंट की फॉर्म में आगे चलती है, ऐसा बोला हाइगेन्स ने। ओके, अब हम लोग इस काबिल हो चुके हैं कि रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल को समझ सकें ऑन द बेसिस ऑफ द वेव फ्रंट। तो चलिए रिफ्लेक्शन को समझते हैं। रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं। हाइगेन्स प्रिंसिपल वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के बेसिस पर पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया जा रहा है। मोस्ट ऑफ द टॉपिक इसी वेव थ्योरी से एक्सप्लेन होंगे इस चैप्टर में। Next topic is reflection on the basis of wave theory। On the basis of wave theory। ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, बस ध्यान से समझिए क्या करना है इसमें। सबसे पहले एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेते हैं। रिफ्लेक्शन पता है सबको क्या होता है? रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट व्हेन इट इज स्ट्राइकिंग ऑन ए पॉलिश्ड सरफेस। जब लाइट को हम इंसिडेंट करवाते हैं किसी पॉलिश सरफेस पे, तो वो उस सरफेस से टकराती है, स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करके वापस उसी मीडियम में आ जाती है जिस मीडियम से आ रही थी। तो रिफ्लेक्शन की कंडीशंस क्या है? रिफ्लेक्शन की कंडीशन ये है कि लाइट जो है जिस मीडियम से गई थी उसी मीडियम में वापस आनी चाहिए। दूसरा, रिफ्लेक्शन के लिए आपको ओपेक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, और वो ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो सरफेस होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। मतलब कि लाइट इसमें ट्रांसमिट नहीं होगी, दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी। सो दिस इज द फर्स्ट मीडियम। ये जो भी मीडियम है हम इसको एयर मान लेते हैं। तो एयर के अंदर जो लाइट है वो इस तरह से ट्रेवल करती है, लाइक दिस। ये हमारी फर्स्ट लाइट रे, इसके पैरेलल में मैं दूसरी लाइट रे बनाता हूँ। डायग्राम को हम कंप्लीट करते हैं। दिस इज सेकेंड लाइट रे एंड दिस इज द थर्ड लाइट रे। तो ये तीन लाइट आकर के इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रही हैं। दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कुछ नाम दे देते हैं, एम एम डैश। मिरर है ये, प्लेन मिरर, तो एम एम डैश लिख देते हैं इसको। और जहां पर भी जाकर के ये लाइट रेज इंसिडेंट करती हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये सेकंड लाइट रे, ये थर्ड लाइट रे। तो 1 2 3 लिख दिया हमने इसको। कौन सी लाइट रेज को? इंसिडेंट लाइट रेज को। अब वेव फ्रंट बनाने इस पे। वेव फ्रंट कैसे बनाएंगे? इन्फिनिटी से आ रही है लाइट रेज। अगर लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही है तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर, और हमने इन लाइट रेज को कैसा दिखाया है? एक दूसरे के पैरेलल दिखाया है। तो पैरेलल लाइट रेज ही यही तो रिप्रेजेंट करेंगी दैट दे आर कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी। और इंफिनिटी से आने वाला वेव फ्रंट कैसा होगा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट और स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो आंसर है प्लेन वेव फ्रंट होगा। तो यहां पर हम लोग इस पे डिजाइन करते हैं प्लेन वेव फ्रंट। ये तीन पैरेलल रेज है। इसमें सबसे पहली बात, वेव फ्रंट की पोजीशन में यहां पर बना। दिस वेव फ्रंट इज पैरेलल, दिस वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू द, ये देखो ये इनके साथ कितना एंगल बनाता है? ये इनके साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है लाइट रेस के साथ। तो ये वेव फ्रंट अभी यहाँ पहुंचा, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है। टी टाइम के बाद ये यहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट टी टाइम के बाद ये सरफेस को स्ट्राइक करेगा। तो कुछ समय बाद ये वेव फ्रंट थोड़ा आगे बढ़ा, और वेव फ्रंट की न्यू पोजीशन आपको पता है कैसे डिजाइन करते हैं। डिजाइन करने का तरीका ये है कि इसके सारे पॉइंट्स को सोर्स मान लोगे आप,
और उन सोर्स से फिर आर्क ड्रॉ करेंगे, वो आर्क पर जो कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो नए वेव फ्रंट की पोजीशन होगी। तो इन्फिनिटी से ये प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, इसको हम लोग PWF लिख देते हैं, प्लेन वेव फ्रंट। ये प्लेन वेव फ्रंट आकर के इस सरफेस को स्ट्राइक करता है। अब जहां पर ये सरफेस को स्ट्राइक करेगा उसको हम लोग कुछ नेम दे देंगे। जैसे ये वेव फ्रंट यहां पर आया तो दिस इज ए बी, ये ए बी वेव फ्रंट है विच इज स्ट्राइकिंग द सरफेस, जो सरफेस को स्ट्राइक कर रहा है। अब वेव फ्रंट का जो ए पार्ट है जहां पर हमने ए लिखा हुआ है वो तो सरफेस को स्ट्राइक कर चुका है, तो इसका तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। लेकिन बी से अभी भी लाइट रेज कहां जा रही है, अभी भी लाइट रेज एम एम डैश की तरफ जा रही है। तो ये तीन लाइट रेज आ रही थी एक साथ, इसमें से सबसे पहली लाइट रे सरफेस को स्ट्राइक करती है, लेकिन अभी भी तीसरी वाली जो लाइट रे है वो सरफेस को स्ट्राइक भी कर रही है। वो कहां पर है, वो बी पोजीशन पर है। अब हमें वेव फ्रंट की न्यू पोजीशन डिजाइन करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि नया वेव फ्रंट कैसे बनाया जाएगा। नया वेव फ्रंट देखिए, सबसे पहली बात, ये जो लाइट है ये कितनी स्पीड से जा रही है, ये v स्पीड से ट्रेवल कर रही है। एयर मीडियम है तो एयर के अंदर हमने ऐसा माना कि द स्पीड ऑफ लाइट इज v, स्पीड ऑफ वेव फ्रंट इज v। अब ये जो वेव फ्रंट है इसके सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या मानेंगे, सोर्स मानेंगे। अब सोर्स से क्या ड्रॉ करेंगे, नया वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे। तो ये जो वेव फ्रंट था जो बी पोजीशन तक पहुंचा था, यहां से आपको इसकी नई पोजीशन डिजाइन करनी है। नई पोजीशन डिजाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टी टाइम के बाद में v इंटू टी, v इंटू टी क्या होगा, डिस्टेंस, बी से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस। और ये जो पॉइंट है हम इसको a डैश लिख देते हैं। तो ये इसको a डैश नहीं, इसको b डैश लिख देते हैं। तो ये वाला जो b है ये यहां पर आकर के यहाँ नेक्स्ट वेव फ्रंट कैसे बनाएंगे, यहां से हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, यहां से हम लोग आर्क ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज द न्यू आर्क, ये आर्क है इस तरह से, ये नया वेवलेट है। और ए से फिर एक नया वेवलेट ड्रॉ करेंगे। अब वो वेवलेट तो यहाँ पर आकर के, ये वेव फ्रंट आकर के यहाँ पर टकराया, टकराते ही ये ऐसा घूम जाएगा। जैसे कि ये एक सरफेस है मेरे पास, ये प्लेन वेव फ्रंट का काम कर रहा है। ये प्लेन वेव फ्रंट इस तरह से आ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब ये प्लेन वेव फ्रंट जैसे ही आगे बढ़ता है, इधर से तो ये सरफेस से टकरा जाता है और अभी इधर इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो जब ये इधर से आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये तो ऐसा मूव करेगा, और दूसरा सरफेस, दूसरा वेव फ्रंट का पार्ट टकरा करके ऐसा मुड़ जाएगा। तो वेव फ्रंट का ये वाला पार्ट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और ये वाला पार्ट यहां से टकरा करके फिर कहां घूम जाएगा, दूसरी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाएगा। तो यहां से ये वेव फ्रंट ऐसा आएगा, जो बी वाला पार्ट है वो तो सरफेस की तरफ बढ़ेगा, ए वाला पार्ट टकरा करके इस तरफ मुड़ जाएगा। तो नया वेव फ्रंट फिर इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। तो हमने सबसे पहले बी से बी डैश पे एक आर्क ड्रॉ की, और ये आर्क कितने टाइम के बाद ड्रॉ करनी है, टी टाइम के बाद। तो हम लोग बता रहे हैं कि बी पॉइंट से बी डैश पॉइंट तक आने में इसको टी टाइम लगता है, और वी वेलोसिटी से चल रहा है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी वी टी। बी से बी डैश की जो डिस्टेंस होगी दैट इज वी टी। अब ए से नया वेव फ्रंट ड्रॉ करना है। वो वेव फ्रंट आप, ये आर्क आप यहां भी लगा सकते हैं, 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 यहां भी लगा सकते हैं। तो पूरा वेवलेट आप डिजाइन कर सकते हैं। उस पूरे वेवलेट में से मैंने इसकी डिजाइनिंग यहां पर क्यों की, क्योंकि ये टकरा करके इस डायरेक्शन में मुड़ गया। अब इसके बाद क्या हुआ, आपको क्या करना है, नया वेव फ्रंट बनाना है। नया वेव फ्रंट बनाने का क्या तरीका होता है, नया वेव फ्रंट बनाने का तरीका होता है कि आप ये जो वेवलेट्स हैं इन वेवलेट्स के ऊपर कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये आएगी कॉमन टेंजेंट, दिस इज द कॉमन टेंजेंट। ए वाला पॉइंट कहां पहुंच गया, ए डैश पे। बी वाला पॉइंट कहां पहुंच गया, बी डैश पे। कितने टाइम में, टी टाइम में। ये v वेलोसिटी से चलता हुआ यहां स्ट्राइक करता है, ये v वेलोसिटी से इतनी देर में इधर पहुंच जाता है। तो ये नए वेव फ्रंट की पोजीशन आ जाएगी, जिसको हमने किससे लिखा, a डैश b डैश से। अब ये a डैश b डैश वाला वेव फ्रंट इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, और ये लाइट रेस को आप दिखाना चाहें तो ऐसा दिखा सकते हैं। इसका रिफ्लेक्शन हुआ, ये इधर चली गई, इसका रिफ्लेक्शन हुआ, ये इस डायरेक्शन में चली गई, इसका रिफ्लेक्शन हुआ, ये इस डायरेक्शन में चली गई। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन वेव फ्रंट का। अब ये वेव फ्रंट जो लिखा गया है a डैश b डैश, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, ये वेव फ्रंट इस डायरेक्शन में आगे बढ़ता जा रहा है। दिस इज द मोशन ऑफ द वेव फ्रंट। सो दीज आर द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये कौन सा वेव फ्रंट है, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। और ये कौन सा था, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट था, इंसिडेंट वेव फ्रंट, दिस वन। तो ये वेव फ्रंट ऐसा आता है,
ये वाला बी वाला पार्ट बी डैश की तरफ मूव करता है, इतनी देर में ए वाला पार्ट घूम करके इधर मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो ए से ए डैश की डिस्टेंस भी क्या होगी, वी टी। टी टाइम में दोनों पॉइंट से जो भी हमने टेंजेंट, जो भी हमने आर्क ड्रॉ की थी, वो कितना डिस्टेंस के बाद में करी है, तो आंसर है वी टी डिस्टेंस। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए जो है वो ए डैश पे पहुंच गया, ए डैश पे पहुंच गया, कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, वी टी। और इतने ही टाइम में बी डैश पे पहुंचा, तो बी डैश से कितने डिस्टेंस ट्रेवल हुई, v इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। ये क्या बताएगा, ये डिस्टेंस को बताएगा। सो डिस्टेंस इज कॉमन इन बोथ केसेस। अब हम लोग यहाँ पे कुछ ट्राइंगल्स लेते हैं, वो ट्राइंगल की नेमिंग मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिसाइड करते हैं। यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल को मैंने n1 लिख दिया, और यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ताकि हम लोग ये दिखा सकें कि वेव फ्रंट कितना एंगल बनाएगा। ये नॉर्मल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये इंसिडेंट लाइट रे, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट रे के बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। एक तो हमने ये डेफिनेशन पढ़ी हुई है। दूसरा, इंसिडेंट वेव फ्रंट और सरफेस के बीच में जो एंगल होता है वो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। अब अगर ये एंगल आई होगा तो ये भी एंगल आई होगा। ये कैसे प्रूव किया गया, सबसे पहले आप इसको समझिए। यहां से एक लाइट रे आ रही है, यहां पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, और ये नॉर्मल इस सरफेस के साथ कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। आपने इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला। और लाइट रे जो है वो इस डायरेक्शन में, ये इसका वेव फ्रंट बना हुआ है, ये ए और इस पॉइंट को बी लिखा हुआ है, ये वेव फ्रंट की पोजीशन है। अच्छा, ये पूरा एंगल कितना है, तो आंसर है ये पूरा एंगल 90 है। जो ये वाला एंगल आपको दिखाई दे रहा है, दिस कंप्लीट एंगल इज 90। अब इस 90 में से आपने इसको एंगल आई बोला, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा 90 माइनस आई। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये पूरा एंगल 90 था, 90 में से आई एंगल को माइनस करेंगे, सो दिस एंगल विल बी 90 माइनस आई। अब आप इन सब चीजों को भूल जाइए। ये एंगल कितना है, ये एंगल है 90, और ये जो एंगल है इसको अभी मैं x मान रहा हूं। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस आई प्लस एक्स। ये वाला एंगल 90 माइनस आई है, ये पूरा एंगल x है, और ये टोटल कितना होगा, ये टोटल होगा 90 के इक्वल। तो यहाँ पर ये 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस आई को उधर शिफ्ट कर देंगे, सो x इज इक्वल टू आई। तो ये जो x एंगल आ रहा है, ये वेव फ्रंट और सरफेस के बीच में, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में जो एंगल आ रहा है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर आप इसको एंगल आई लिखेंगे तो मैथमेटिकली हम इस एंगल को भी आई लिख सकते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक और डेफिनेशन बनेगी, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वेव फ्रंट है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, इसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को लिखते हैं। यहां पर ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, तो नॉर्मल और इसके बीच में जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अब ये वाला एंगल आर है, तो इधर वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस आर। अब इस पूरे एंगल की बात करेंगे, ये 90 माइनस आर है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, आर। ये सिमिलर प्रॉपर्टी से हम फिर से ऐसा लिख सकते हैं, सो दिस एंगल इज आर। अब आपको इस डायग्राम में दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, वो दो ट्राइंगल मैं आपको हाईलाइट करवाता हूं अलग से डायग्राम बना करके। और ये इसमें लिखा ही हुआ है ए डैश बी टी बी डैश। देखिए इसमें ट्राइंगल है ए बी डैश। तो ये ट्राइंगल को मैं ऐसा डिजाइन कर देता हूं, दिस पॉइंट इज ए, ये ए बी वेव फ्रंट है, ये ए बी वेव फ्रंट है। बी वेव फ्रंट कहां पहुंचता है, बी वाला जो पार्ट है वेव फ्रंट का वो स्ट्राइक करता है बी डैश पे, और कितने टाइम के, कितने डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, वी टी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद। और यहां पर ये जो एंगल है दिस इज एंगल आई, एंड दीज आर परपेंडिकुलर। ये लाइट रे है, ये वेव फ्रंट है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है इस ट्राइंगल में। दूसरा ट्राइंगल ये वाला लेने, दिस ट्राइंगल, इसका नाम है ए डैश बी डैश। दूसरा ट्राइंगल है, यहां पर मैं डिजाइन करता हूं इसको, ये वेव फ्रंट की नई पोजीशन है, जिसको हमने किससे लिखा हुआ है, ए डैश बी डैश से। ये वाला जो दैट इज ए,
और ये लाइन यहाँ पर मिलेगी, तो इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ए डैश बी डैश और लाइट रे के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री है, दिस इज 90 डिग्री। और इस एंगल को क्या लिखा गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई, वेव फ्रंट ए पॉइंट पे स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करके टी टाइम में ए डैश तक पहुंच जाता है, तो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वीटी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब ये दो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें, इन दोनों ट्राइंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते ही क्या होगा, हम एंगल आई को एंगल आर के इक्वल लिख सकते हैं। देखिए आई के सामने आ रहा है वीटी, इधर आर के सामने आ रहा है वीटी, तो ये जो डिस्टेंस है ये वीटी वीटी डिस्टेंस है। सबसे पहली बात इसमें लिखते हैं, इन दीज ट्राइंगल्स ए डैश इज इक्वल टू बी डैश इज इक्वल टू वीटी। तो सबसे पहला इसमें ये प्रॉपर्टी। दूसरा, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, कौन सा एंगल, इस ट्राइंगल में है ए बी बी डैश, सो दिस इज ए बी बी डैश इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री का है, एक साइड बराबर है, एक एंगल 90 डिग्री का है, और एक साइड कॉमन आ रही है, ए बी डैश। तीसरा यहां लिखेंगे ए बी डैश इज इक्वल टू कॉमन साइड, ये कॉमन साइड है। तो यहां पर प्रॉपर्टी लग रही है आरएचएस, राइट एंगल है दोनों ट्राइंगल्स में। एच हाइपोटेन्यूस है ए बी डैश, ये जो कॉमन साइड है यही तो क्या है, यही तो हाइपोटेन्यूस है दोनों ट्राइंगल्स में। तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और एक साइड कौन सी है, वीटी, इसमें ये वीटी है, तो वीटी दोनों तरफ के ए डैश बी डैश क्या है, वी इंटू टी। तो यहां पर हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, बाय अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ आरएचएस we can say that which triangle ABB dash, triangle ABB dash is congruent to triangle A dash B dash, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो VT के सामने वाला एंगल आई है, VT के सामने वाला एंगल आर है, तो दोनों ट्राइंगल में VT साइड के सामने कौन सा एंगल है, आई और आर, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। if these triangle are congruent, then we can say that angle I and angle R are equal in these triangles, इन दोनों ट्राइंगल में एंगल आई और एंगल आर इक्वल होंगे, and this is called law of reflection, this is called law of reflection। तो ये रिफ्लेक्शन प्रूफ कर दिया हमने, कौन सी थ्योरी से, वेव फ्रंट की थ्योरी से। ओके अभी तो सिर्फ एक हमने रिफ्लेक्शन का लॉ प्रूफ किया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरी लॉ भी तो प्रूफ करनी है, दैट इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, वो सारे सेम प्लेन में होते हैं। सबसे पहली बात इसमें एक स्टेटमेंट में लिखता हूं, वो स्टेटमेंट ये है दैट इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो नॉर्मल का काम करेगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंगल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ मेजर किया जाता है, ऑल लाई इन द, all lie perpendicular to the, all lie perpendicular to the board। ये जो बोर्ड पे डायग्राम बना हुआ है इसके परपेंडिकुलर है ये सारे। अब देखिए परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, 90 डिग्री पे ये बोर्ड है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आपकी तरफ है इस तरह से यूं, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जो वेव फ्रंट है वो भी आपकी तरफ इस तरह है, और इधर से जो ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है वो भी आपकी तरह इस तरह है। तो ये बोर्ड के साथ जब मैं इस सरफेस को रखता हूं तो ये कितना एंगल बना रहा है इसके साथ, तो आंसर है 90 डिग्री। जब मैं बोर्ड के साथ इस सरफेस को ऐसा रखता हूं, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, जब मैं ऐसा रखता हूं तब भी इसके साथ कितना एंगल बनाता है, 90। और जब मैं इस वेव फ्रंट को ऐसा रखता हूं बोर्ड के साथ, तब भी ये बोर्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90। सो इट इज, सो ऑल आर परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, ये सारे बोर्ड के क्या है, ये जो पेपर है इस पेपर के क्या है,
परपेंडिकुलर है। आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो यहाँ पर बोर्ड की जगह पेपर लिखा जाएगा। ओके, और जो लाइट रेज होती हैं वो इन तीनों के परपेंडिकुलर होती हैं। ये तीनों चीजें, वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये तीनों बोर्ड के परपेंडिकुलर है। और जो लाइट रेज होती हैं वो इन तीनों के परपेंडिकुलर होती हैं। वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है लाइट रेज, अभी हमने बताया था कि ये प्लेन वेव फ्रंट ऐसा आगे बढ़ रहा है और ये लाइट रेज हैं, सो लाइट रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट्स। तो अगर ये लाइट रेज इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होंगी तो एक्चुअल में वो लाइट रे कहाँ एग्जिस्ट करेंगी, वो लाइट रेज बोर्ड में ही एग्जिस्ट करेंगी, मतलब कि इसी प्लेन में एग्जिस्ट करेंगी। जिस प्लेन पर आप इस डायग्राम को डिजाइन कर रहे हैं उसमें ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टिंग सरफेस तीनों परपेंडिकुलर है और लाइट रेज इन तीनों के परपेंडिकुलर है। अगर लाइट रेज इन तीनों के परपेंडिकुलर है तो एक्चुअल में वो लाइट रेज कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, वो लाइट रेज बोर्ड में एग्जिस्ट करती हैं। और बोर्ड किसका काम कर रहा है, बोर्ड एक प्लेन है जिसमें एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। तो इसमें क्या लिखेंगे फिर, सेकंड लॉ हम लोग लिखेंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the plane of paper or board, all lie in the plane of paper। बोर्ड पे डिजाइन कर रहे हैं तो यहाँ बोर्ड लिख देंगे। तो सिंपल सी बात है कि ये वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टिंग सरफेस तीनों बोर्ड के परपेंडिकुलर हैं और लाइट रेज इन तीनों के परपेंडिकुलर हैं। तो वो लाइट रेज कहाँ एग्जिस्ट करेंगी, इसी प्लेन में एग्जिस्ट करेंगी। तो इंसिडेंट लाइट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड लाइट रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के दोनों लॉज को किसके बेसिस पे प्रूफ किया गया, तो आंसर है वेव थ्योरी के बेस पर हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। ओके, तो कल के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के बेस पर रिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे।